हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और आपका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वेइंग सब्जेक्ट के सेकंड टॉपिक लीनियर मेजरमेंट से है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लीनियर मेजरमेंट? इंट्रोडक्शन। Refer to chain survey, principal equipments are chain or tape. Nowadays, tape is replaced by steel bands. Linear measurement मतलब जब हम कोई भी मेज़रमेंट चेन और टेप के हेल्प से करते हैं, उस तरीके के मेज़रमेंट को हम लीनियर मेज़रमेंट कहते हैं। लाइक किसी का डिस्टेंस चेक करना, वो लीनियर मेजरमेंट में आता है। किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या उनका लेंथ कैलकुलेट करना, वो लीनियर मेजरमेंट में आता है। आज के डेट में टेप को हम रिप्लेस कर दिए हैं स्टील बैंड से। टेप की जगह हम स्टील बैंड्स भी यूज़ करते हैं। सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया वर्क, नॉट फॉर लार्ज एरिया विथ मैनी डिटेल्स। ये जो लीनियर मेज़रमेंट होता है वो स्मॉल एरिया के लिए ही यूज़ किया जाता है। बड़ी एरियाज़ के लिए ज़्यादा एरिया या ज़्यादा डिस्टेंस हमें डिटेल्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम ईडियम्स या हाईली इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, टेकोमीटर्स, वो यूज़ करके लेंथ को मेज़र करते हैं। प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग। बाय यूजिंग चेन और टेप मेजर्ड लेंथ। सबसे पहले हम टेप या चेन को यूज़ करके लेंथ को मेज़र करते हैं। लोकेशन द डिटेल्स ऑन ग्राउंड एंड देन हम उस पॉइंट्स को लोकेट करते हैं ग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ एरोज एंड पेग्स। डिटेल्स आर लोकेट बाय टाइज एंड ऑफसेट। बाद में हम उस बेस लाइन के थ्रू उससे टाइज या फिर उसके ऑफसेट हम वहाँ पे लोकेट करते हैं। Longer area converted into triangles network. Then details are noted with respect to side of the triangles. जैसे कि इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि हर एक सर्वे करते वक्त हम बड़े ग्राउंड को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यही प्रोसीजर को यूज़ करके लार्ज एरिया को छोटे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस ट्रायंगल्स को हम एक नेटवर्क बनाकर उसमें डिटेल्स को नोट डाउन करते हैं उस ट्रायंगल्स के साइड्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी जो है वो एक बेस लाइन है जिसको हम मेन सर्वे लाइन कह सकते हैं, और उसके बाद हमने ऑफसेट बनाकर एक सी पॉइंट यहाँ पे बनाया है या फिर टाइज डाल करके सी पॉइंट डाला है। आप देख सकते हैं ये बेस लाइन है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसके थ्रू हमने एक ऑफसेट डाला है 90 के एंगल पे, और ये जो सी पॉइंट था इसको हम बोल सकते हैं कि ये ए सी और बी सी ये इसके ए बी लाइन के टाइज लाइन है। बेसिक डेफिनेशन। मेन स्टेशंस क्या होता है? स्टेशन पॉइंट वेयर टू ट्रायंगल साइड्स आर मीट। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स आकर के मिलते हैं, जैसे कि ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये जहाँ पे आकर के मिलेंगे उस पॉइंट को हम मेन स्टेशन या फिर स्टेशन पॉइंट कहते हैं। देयर स्टेशन कमांड बाउंड्रीज ऑफ द सर्वे। अब जो स्टेशन पॉइंट है जो कि मेन स्टेशन है, उस स्टेशन को अपन उनकी कमांड बाउंड्रीज कह सकते हैं। ए बी सी डी आर मेन स्टेशन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ट्रायंगल्स हम देख सकते हैं। तो मानकर चलिए ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, तो इस हिसाब से ये जो ए बी, ये सी और ये डी, तो जो मेन ट्रायंगल्स है आप देख सकते हो, ये एक बेस लाइन है बीच की, ये बेस लाइन है या फिर मेन लाइन है, इसके थ्रू ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब आप बोल सकते हैं कि इसमें ए बी सी डी ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? मेन स्टेशन कहलाएंगे। टाइज और सब्सिडरी स्टेशन मीन्स स्टेशन ऑन सर्वे लाइन जॉइंट टू मेन स्टेशन। अब ये टाइज या फिर सब्सिडरी पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास में दो मेन स्टेशन है जिसका नाम है ए और बी। अब इसमें
बीच में यदि मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ जिसका नाम होगा यहाँ पे डी, तो ये जो भी मेन स्टेशन को जोड़ रहा है एक पॉइंट, उस पॉइंट को हम टाई या फिर सब्सिडरी लाइन बोलेंगे, सब्सिडरी लाइन उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। अब उसके हेल्प से हम जितने भी इंटीरियर ट्रायंगल के इंटीरियर डिटेल्स हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी हम नेमिंग भी कर सकते हैं स्मॉल से। मेन सर्वे लाइन, अब मेन सर्वे लाइन क्या होता है, टू मेन स्टेशन से जो बेस लाइन होती है या मेन सर्वे लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इस तरीके से मैंने एक सर्वे लिया है, इस पे ए और बी दो मेन, ए बी सी और डी ये मेन स्टेशन थे, ठीक है। तो इसमें जब कोई दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं, जैसे कि ए और बी को एक लाइन जोड़ रहा है, तो ये जो लाइन होगा इसे हम मेन सर्वे लाइन बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन। ओके, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन सेम, जैसे कि हमारे पास में एक पॉइंट था ए बी, ये क्या था, मेन लाइन था, मेन सर्वे लाइन था, इसके बीच में हमें एक टाई पॉइंट मिला था जिसका नाम था डी, ठीक है। जॉइंट टू सब्सिडरी स्टेशन, दो सब्सिडरी स्टेशंस को जो जोड़ता है, जैसे कि यहाँ कहीं हमने एक पॉइंट डाल दिए हैं सी, तो अब ये क्या हो रहा है कि ए से बी सी है और ये, तो ये जो दो लाइन है आपकी ए सी और बी सी, इस लाइन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, टाई लाइन या फिर सब्सिडरी लाइन। अब ये क्या करता है, टू लोकेट डिटेल विच फार अवे फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन। अब सब्सिडरी लाइन का काम ये होता है कि उस डिटेल्स को वो शो करता है जो कि मेन सर्वे लाइन से काफ़ी दूर है और मेन सर्वे लाइन से उसको लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेस लाइन। लॉन्गेस्ट लाइन या मेन लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया डायरेक्ट फिक्स्ड बाय देयर मेन स्टेशंस ए एंड बी इज़ अ बेस लाइन। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास में एक बड़ा सा एरिया है, इसे मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी छोटे छोटे ट्रायंगल्स में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी। अब आप देख सकते हैं कि एक ए बी ऐसी लाइन है जो पूरे एरिया को कवर कर रही है और सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे आपको ए बी ही दिख रही है। तो ये जो ये जो लाइन है जो कि मेन सर्वे लाइन है और वो सबसे बड़ी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है और पूरे एरिया के सेंटर से जाती है, तो उस तरीके की जो सर्वे लाइन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। चेक लाइन, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फील्ड नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग पॉइंट। चेक लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी प्लॉट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए प्लॉट की जाती है। इसे कोई प्लॉटिंग के लिए या कोई स्पेशल यूज़ के लिए नहीं बनाया जाता है, सिर्फ चेक करने के लिए, उसका सर्वे चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ऑफसेट, जिसके पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि एक सर्वे लाइन है, ये इसका नाम है ए और बी, इसके थ्रू हमारे बीच में एक सब्सिडरी पॉइंट मिल गया था हमको डी। अब यहाँ से मैंने कोई एक एंगल ले लिया, जैसे कि 90 का एंगल लेकर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। चेनेज, चेनेज मतलब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मानकर चलिए कि ये 30 मीटर का है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, चेनेज कहलाएगा। वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल इट मीन्स टू सिलेक्ट मेन सर्वे स्टेशन दे फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल। जब भी हमें मेन सर्वे स्टेशन को सिलेक्ट करना होता है तो हम वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक एरिया है, उसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे वर्क करना चालू करते हैं। तो हम जनरली हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। अ ट्रायंगल इज़ वेल कंडीशन इफ़
इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स आर क्लियर। अब ये वेल कंडीशन ट्राइंगल मतलब क्या होता है? वेल कंडीशन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिस पे जो भी आपका इंटरसेक्शन लाइन होता है, इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, उस इंटरसेक्शन लाइन कैसी होनी चाहिए? वो क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्लियर होने का मतलब क्या होता है? इफ़ एंगल बिटवीन लाइन्स 30 to 120 कॉल इंटरसेक्शन। इफ़ इन केस दो लाइन आई है और इनके बीच का एंगल 30 से 120 के बीच में बन रहा है तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस तरीके के ट्रायंगल क्या हो सकते हैं? वेल कंडीशन ट्रायंगल हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में नो क्लियर इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 30 से कम होगा और इस एरिया में 120 से ज़्यादा होगा। बट आप यहाँ देख सकते हो ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है ये 30 से ज़्यादा होगा और इनके बीच का जो भी एंगल बन रहा है वो 30 से 120 के बीच का होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन लाइन है वो कैसी है? क्लियर है और 30 से 120 एंगल बनाती है। तो इस तरीके के ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे? वेल कंडीशन ट्रायंगल। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। जब हम चेन सर्वे करते हैं तो हमें किस टाइप के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वेइंग चेन। चेन मतलब यूज्ड वेयर हैवी एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। हम चेन उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, मेजरमेंट में एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। मेड अप विद द गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर 4 mm 5 या डायमीटर। अब हमारे पास में जो चेन होती है उसमें जो वायर्स यूज़ किए जाते हैं वो माइल्ड स्टील से बने हुए होते हैं और उसका जो डायमीटर होता है वो 4 mm 5 का होता है। 4 mm 5 का मतलब 4 mm का डायमीटर उसमें होता है। नेक्स्ट, ब्रास रिंग और टैलीज आर अटैच्ड टू चेन इन फिक्स्ड इंटरवल फॉर रीडिंग। अब ये इस तरीके की चेन होती है। अब बीच बीच में इनकी मार्किंग या चेनिंग के लिए टैलीज लगी हुई होती है, ब्रास की रिंग्स लगी हुई होती है और उसमें हमें नोटेशन रहता है कि वो 1 मीटर का लेंथ हो गया है, 5 मीटर का हो गया है, सो ऑन। अब आप देख सकते हैं 10 मीटर की चेन यदि हमारे पास में है, जैसे कि मानकर चलिए 10 मीटर की चेन है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके की टैलीज लगी हुई है? जैसे कि अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टैली लगी है तो ऐसी शेप में होगी। अब जैसे कि ये हमारे पास में चेन का एक साइड है और ये दूसरा साइड है, तो यहाँ से यदि 1 मीटर हो गया है तो इस तरीके की टैली लगी हुई है और ऑपोजिट साइड से भी 1 मीटर पे इसी तरीके की टैली लगी होगी। नेक्स्ट, यदि 2 मीटर हो गया है तो सेम एज इस तरीके से लगेगी, इधर से आपकी 2 मीटर की रहेगी और उस साइड से आपकी 8 मीटर की रहेगी। फिर नेक्स्ट जैसे 3 है, 3 की आप देख सकते हैं तो इधर से 3 की होगी एंड इधर से 7 की होगी, ठीक है, यदि 10 मीटर की चेन यूज़ कर रहे हैं तो। देन 4 मीटर एंड 6 मीटर और लास्ट में जो बीचों बीच लगी रहती है वो कैसी है? 5 मीटर की रहेगी, क्योंकि वो कैसी रहेगी? सेंटर पे लगी रहेगी, इसलिए वो एक ही साइड पे एक ही डिज़ाइन की होगी। टाइप ऑफ चेन। अब चेन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है रेवेन्यू चेन जो कि 33 फीट का होता है और उसमें 16 लिंक्स होती है। नेक्स्ट होती है गंटर्स चेन जो कि 66 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक्स होती है। नेक्स्ट होती है इंजीनियरिंग चेन जो कि 100 फीट की होती है और उसमें 100 लिंक्स होती है। एंड लास्ट वन इज़ अ मैट्रिक चेन जो कि 30 मीटर और 20 मीटर दोनों में मिलती है और 30 मीटर में 150 लिंक्स होती है, 20 मीटर में 100 लिंक्स होती है। अनसुटेबिलिटी ऑफ चेन। अब ये जो चेन मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वो कहाँ कहाँ यूज़फुल नहीं है या कहाँ सुटेबल नहीं है वो देखते हैं। एज हैवियर इन सैग्स
तो जैसे कि क्या होता है, अब सैगिंग मतलब क्या होता है, अब हमने दोनों तरफ से किसी चेन को पकड़ा है, लेकिन जनरली कैसा, उसका सेल्फ वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन पे वो बीच से इस तरीके से झूल जाती है। तो जो उसके हॉरिजेंटल पोर्शन से वो नीचे की तरफ जो झुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सैगिंग कहते हैं। तो ये सुटेबिलिटी इसकी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हैवियर होती है और वो सैग हो जाती है। लिंक्स में शॉर्टिंग और लेंथनिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जो चेन होती है वो लिंक्स से मिलकर के बनी हुई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लिंक्स कैसी हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या तो फिर कई बार इनकी लिंक्स कैसी है, फ्लैट हो जाती है, चिपक जाती है, तो उस कंडीशन में भी इनके लेंथ को कम या ज़्यादा होकर वो इफेक्ट करती है। As IS chain accurate to within plus minus 2 mm per meter length under tension load of 80 न्यूटन या 8 kgf। अब IS कोड के हिसाब से जो चेन में आपकी एक्यूरेसी होती है वो प्लस माइनस 2 mm पर मीटर लेंथ के हिसाब से हो सकती है जब उसमें टेंशन अप्लाई हो रहा है 80 न्यूटन का। तो ये उसका एक लिमिटेशन होती है। एंड लास्ट लिमिट इज़ ऑफ लेंथ। जैसे कि आपका चेन है तो उसमें 20 मीटर की चेन है तो प्लस माइनस 5 mm आप उसमें लिमिट्स ले सकते हैं उसके एरर का, या फिर 30 मीटर में प्लस माइनस 8 mm का एरर उसमें आप ले सकते हैं। बट उससे ज़्यादा हुआ या मतलब उससे ज़्यादा हुआ तो आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ये चीज़ आपको नोट करने वाली चीज़ है कि 1 माइल इक्वल टू 80 गंटर्स चेन होता है, और 1 एकड़ यदि आपको आपके चेन से नापना है तो 10 गंटर्स चेन का स्क्वायर आपको लगेगा। तो ये बेसिक है। अब देखिए इस तरीके से एक चेन होती है जो कि लिंक से मिलकर बनी हुई होती है। बोथ साइड में उसके हैंडल्स होते हैं, जो कि ब्रास हैंडल होते हैं, ठीक है। उसमें एक तरीके से मार्किंग होता है जिसको अपन ग्रूव कहते हैं, और जिससे वो कनेक्ट होता है हैंडल और रिंग, हैंडल और चेन, उसे हम रिंग कहते हैं, एंड देन आप देख सकते हैं जो इस तरीके से जॉइंट में है, ठीक है, उस तरीके की रिंग को हम ओवल शेप रिंग बोलते हैं, और जो पूरी सर्कुलर शेप में है उसे सर्कुलर रिंग कहते हैं। और इस तरीके की जो कि इस तरीके से आपको दिख रही है, इस तरीके से दोनों साइड से उसको हम लिंक्स कहते हैं। ओके, सो अब जो 2 लिंक होती है उसका साइज होता है 200 mm का। अब ये टेप क्या होता है? पहला टेप होता है क्लॉथ और लीनियर टेप, ठीक है, क्लॉथ और लीनियर टेप। इस तरीके की जो टेप होते हैं, क्लॉथ और लीनियर टेप जिसे कहा जाता है, वो वुवन लाइन या फिर सिंथेटिक मटेरियल से मिलकर के बनता है, ठीक है। उसका जो लेंथ होता है वो 10 मीटर से 30 मीटर के बीच का होता है, और इसका विड्थ 12 mm से 15 mm के बीच का होता है। अफेक्ट बाय मॉइस्चर एंड श्रिंकेज, वो श्रिंकेज और मॉइस्चर से अफेक्ट हो जाता है। लेंथ चेंज आफ्टर स्ट्रेचिंग, मे ट्विस्ट बट नॉट कम इन ओरिजिनल पोजीशन। तो ये इस तरीके के इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसके, क्लॉथ और लीनियर टेप के। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप ब्रास और कॉपर से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये इसमें स्ट्रेचनिंग की प्रॉपर्टी कम होती है, एंड लेंथ इसका 20 से 30 मीटर पे वो अवेलेबल है, और यूज़ टू मेज़र ऑफसेट, जनरली इसको ऑफसेट मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लॉथ टेप है, मेटेलिक टेप। स्टील टेप मोर एक्यूरेट देन मेटेलिक टेप। अब जो स्टील टेप है वो मेटेलिक टेप से ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी लेंथ 1 से 50 मीटर तक की आपको मिल सकती है, वेरिएशन काफ़ी है इसमें, एंड विड्थ इसका 6 से 10 के बीच का होता है। एट एंड ब्रास रिंग अटैच्ड, और इसके लास्ट में ब्रास रिंग भी अटैच्ड होती है इसका हैंडल करने के लिए। अब ये इन्वर टेप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन्वर टेप 2 मटेरियल से मिलकर बना होता है, निकल और स्टील।
निकल की वैल्यू होती है 36% और स्टील की वैल्यू होती है 64%। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका थर्मल एक्सपांशन होता है 0.122 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस का, और इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर के लेंथ में अवेलेबल है, और इसकी जो विड्थ है वो 6 mm की विड्थ की है। ओके और ये काफ़ी हाई प्रेसिशियस वैल्यू आपको गिवन करेगा, लेस अफेक्ट होगा टेम्परेचर से, इसका डिफॉर्म इजीली, मतलब जिससे जो डिफॉर्म इजी बिकॉज इट्स सॉफ्ट, ये इजीली डिफॉर्म हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है। रिक्वायर्ड अटेंशन, सो नॉट अंडरस्टैंडिंग वर्क। सो इस तरीके के जो ऑर्डिनरी वर्क है उसी पे इसको आप यूज़ कर सकते क्योंकि ज़्यादा आपके एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है इस पर। नेक्स्ट है एक पेग। पेग मतलब क्या होता है? इसे यूज़ किया जाता है ग्राउंड में पॉइंट्स को मार्क करने के लिए। ओके सो मार्क विच इंस्ट्रूमेंट इज़ टू सेट, जहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है वहाँ पे इस पेग को ग्राउंड में मार्क करने के लिए रखा जाता है। ये होता है वुडन का या फिर स्टील का, लोहे से इसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। इसकी टोटल लेंथ होती है 150 mm। इस तरीके के शेप का होता है। ओके नेक्स्ट है आपका एरो। एरो मीन्स व्हेन टेप लेड डाउन नंबर ऑफ टाइम देन पोजीशंस मार्क बाय द एरो। अब जब देखिए कोई टेप है, अब एक ही टेप से हमको पूरा लेंथ मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। तो ये जो ए है और ये बी है, इस पॉइंट तक आने के लिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इसे यहाँ से उठाओगे और जो सेकंड पॉइंट मानकर चलिए डी पॉइंट था, वहाँ पे आकर आप फिर दूसरे टेप को रख दोगे। तो जो पिछली पोजीशन पे आपने अपना टेप रखा था तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, यहाँ पे एक एरो लगा देंगे और लास्ट पॉइंट तक इस एरो को आप क्या करोगे, मेज़र करोगे। तो ये काम होता है आपके एरो का। एरो इंडिकेट नंबर ऑफ चेन हैव बीन मेजर्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया, नंबर से ही पता चलता है एरो के कि आपने कितनी चेन्स यूज़ किए। इस तरीके का ये दिखता है, इस तरीके से इसकी शेप होती है। ओके सो इसका टोटल हाइट होती है 400 mm की हाइट होती है, और जो नीचे पे नुकीला पोर्शन होता है वो 15 mm का होता है। इसके ऊपर का जो सर्कल होता है वो 30 mm का होता है, और ये जो रॉड से मिलकर के बना हुआ होता है उसका साइज़ होता है 4 mm डायमीटर। रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड एक ऐसा रॉड होता है जो कि आपका लोकेशन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन, जैसे कि अब मेरे पास जो ए से बी का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब उस कंडीशन पे यदि मेरे को ए से बी को देखना है तो ये जो यहाँ पे हमें एक क्या लगाना पड़ेगा, रेंजिंग रॉड, एंड देन बी से सी, ए से सी को भी देखना है सॉरी, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रेंजिंग रॉड, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी होती है और वो काफ़ी दूर से आप ऑब्जर्व उसको कर सकते हो। यूज्ड लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इन स्ट्रेट लाइन पे जो बीच बीच के पॉइंट्स हैं उसको लोकेट करने के लिए हम रेंजिंग रॉड को यूज़ करते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 30 mm का होता है, लेंथ 2 से 3 मीटर लंबी होती है। इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट या फिर रेड एंड वाइट कलर का होता है, एंड जो लीस्ट काउंट है इसका 200 mm का लीस्ट काउंट होता है। ओके सो सॉरी नॉट लीस्ट काउंट, ये जो आपका लेंथ होता है बैंड का, ये जैसे कि एक बैंड है, इस बैंड का जो लेंथ है वो 200 mm का होता है। नेक्स्ट है आपका ऑफसेट रॉड। अब सेम एज रेंजिंग रॉड होता है, इसे ऑफसेट रॉड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो पहले ये सिंपली एक रेंजिंग रॉड होता है, इसके टॉप में आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके टॉप में एक हुक प्रोवाइड होता है जो कि शॉर्ट वर्टिकली स्लॉट, और आप देख सकते हो नीचे पे एक वर्टिकल स्लॉट भी गिवन है।
तो ऊपर एक हुक रहता है, रेंजिंग रॉड जैसे रहता है, लेकिन ऊपर हुक रहता है और बीच में एक स्लॉट गिवन रहता है देखने के लिए। ओके, सो ये कैसे राइट एंगल पे हमको कोई ऑफसेट डालना है, कोई दूसरा पॉइंट डालना है, तो हम इस रेंजिंग रॉड के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, ऑफसेट डाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है ऑफसेट रॉड्स। और ऊपर जो हुक है इस पे हम चेन फंसा सकते हैं। चेन हमको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, चेन को वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और इस स्लॉट से कोई भी पॉइंट को ऑफसेट डाल सकते हैं। इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग राइट एंगल। अभी राइट एंगल्स मेज़र करने के लिए हमें कैसे कैसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला होता है आपका ओपन क्रॉस स्टाफ यूज टू शिफ्टिंग आउट ऑफसेट। सिंपल सी बात है, ऑफसेट के लिए यूज़ होता है। अब जैसे आप देख सकते हो क्रॉस स्टाफ है, ओपन क्रॉस स्टाफ है, तो ये जनरली हमें कैसा ऑफसेट देता है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री में हमको किसी को ऑफसेट डालना है कोई पॉइंट को, तो उसके लिए हम ओपन क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो लेस होती है क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ के कंपेयर पे, ऑल्सो यूज्ड फॉर। लेकिन अभी कैसे देखिए, जो ओपन क्रॉस स्टाफ है सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ऑफसेट बनाकर देता है, लेकिन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपको 45 डिग्री और 135 डिग्री का भी ऑफसेट आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज़ सस्पेंडेड ऑन ओपन क्रॉस स्टाफ। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है वो अपन क्रॉस स्टाफ के ऊपर उसको सस्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। अब एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ मतलब इसमें आपके पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक के ऊपर एक, 2 सिलेंडर लगे हुए होते हैं और इट कंसिस्ट 2 सिलेंडर और इक्वल डायमीटर प्लेस 1 एंड अबव। एक के ऊपर एक, 2 सिलेंडर इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। एंड देन अपर सिलेंडर रोटेट ओवर लोअर। तो जो ऊपर वाला सिलेंडर होता है वो नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर पे घूमता है, रोटेट होता है। एंड देन लोअर सिलेंडर ग्रेजुएटेड डिग्री एंड इट्स सब डिवीज़न। जो ऊपर वाला है वो घूमता है और नीचे वाले पे मार्किंग होती है। ओके, तो अपर सिलेंड्रिकल ग्रेजुएटेड वर्नियर एंड अब नीचे पे मेन स्केल होता है और ऊपर पे वर्नियर ग्रेजुएशंस होती है। यूज टू सेट ऑफसेट एनी एंगल। अब इसके लिमिटेशंस थे, ये 90 डिग्री का दे रहा था ओपन क्रॉस स्टाफ, सेकेंड वाला 45 से 135 का भी दे रहा था, बट जो एडजस्टेबल है आप कोई भी एंगल में ऑफसेट डाल सकते हो। यह एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का एडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज टू सेटिंग आउट राइट एंगल ऑफसेट। नेक्स्ट है मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट देन क्रॉस स्टाफ। ये कन्वीनियंट भी होता है और एक्यूरेट भी होता है क्रॉस स्टाफ के कंपेयर पे। कंसिस्ट 2 मिरर, 2 मिरर उसमें कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि एक मिरर, ये दूसरा मिरर, और उनके बीच में 45 का एंगल बना हुआ होता है। और वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। और इसमें जो एंगल होता है मिरर का वो 45 डिग्री होती है, तो इस हिसाब से जो रिफ्लेक्शन रेज आती है मिरर पे वो 90 डिग्री बनाती है, इसीलिए वो हमको 90 या राइट एंगल का ऑफसेट कैलकुलेट करके देता है। प्रिज्म स्क्वायर सेम एज ऑप्टिकल स्क्वायर जैसा ही होता है, वैसा ही वर्क करता है, बट इसमें मिरर की जगह में 45 डिग्री पे प्रिज्म कनेक्ट होता है। अब आप डायग्राम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ओपन क्रॉस स्टाफ। इस तरीके से 4 कोने होते हैं, उसमें इस तरीके से स्लॉट्स बने हुए होते हैं और इसके थ्रू हम 90 एंगल ऑफसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो ये जो है इसे कहते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एक तरीके से पूरा डमरू रहता है और इसमें स्लॉट्स बने होते हैं। इसमें आप 45 डिग्री एंड 135 जो डिग्री है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 90 के साथ साथ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एडजस्टेबल। तो आप देख सकते हैं एडजस्टेबल में मैंने आपको बताया था 2 सिलेंडर हैं जो एक दूसरे के ऊपर पे कनेक्ट होते हैं और रोटेट होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला रोटेट होता है नीचे वाले में, इसमें इस तरीके की मार्किंग होती है बीच में, ठीक है।
ऊपर पे वर्नियर होता है, नीचे पे मेन होता है, कोई भी एंगल आप इस पे ऑफसेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में आपको मैंने बताया था कि दो मिरर थे जो कि 45 के एंगल पे। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि प्रिज्म जो स्क्वायर था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो मिरर की जगह में प्रिज्म कनेक्ट है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रिज्म का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 45 का होता है। सो दैट ये हो गया आपके ऑप्टिकल स्क्वायर। एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इक्विपमेंट्स मेजर्ड ग्राउंड स्लोप। एक ऐसा इक्विपमेंट्स जो कि क्या करता है, ग्राउंड के स्लोप को मेज़र करता है, उसका नाम है सिंपल कोलिनोमीटर। ठीक है, तो सिंपल कोलिनोमीटर इसका नाम है। अब ये क्या काम करता है, यूज टू मेजरिंग द एंगल का ग्राउंड का स्लोप। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा स्लोप में है, तो उस ग्राउंड के स्लोप को वो मेज़र करता है। ठीक है, सिंपल कोलिनोमीटर उसका नाम है। उस पर प्लम बॉब कनेक्ट होती है वर्टिकली। उसको हम जब स्लोप हमारा टिल्ट होता है तो साथ ही साथ जो बीच में प्लम बॉब होता है वो भी टिल्ट हो जाता है, और उसमें आपके ग्रेजुएशन मार्क होते हैं, तो आप प्लम बॉब के थ्रू आप बता सकते हैं कि वो कैसा एंगल है। अब ये डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ग्राउंड पे है, सीधा है। यदि ग्राउंड आपका हॉरिजॉन्टल है तो ये प्लम बॉब एकदम वर्टिकल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 मार्क करते रहेगा। बट इन केस ये टिल्ट हो जाए, लाइक इस तरीके से ये टिल्ट हो जाए, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये कितने स्लोप या कितने एंगल से आपका ग्राउंड टिल्ट हुआ है। तो आपको यही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। अब जब ये ग्राउंड से टिल्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल ना रहते हुए आपका प्लम बॉब भी थोड़ा ना थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जो मार्किंग होगी उस इंस्ट्रूमेंट में जो स्लोप की मार्किंग होगी वो हमारी इस ग्राउंड के स्लोप के बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको यदि मेरी लेक्चर वीडियो पसंद हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें कि आगे जितने भी लेक्चर सीरीज़ आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।